नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke। हाँ, ये कहानी शुरू होती है 1587 में। मतलब इमेजिन करो, 115 इंग्लिश सेटलर्स, मर्द, औरतें, बच्चे, हाँ, एक नई दुनिया में रोएनोक आइलैंड पर, जो आज का नॉर्थ कैरोलिना है। एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश। और ये अमेरिका में पहली इंग्लिश फैमिली सेटलमेंट होने वाली थी ना। एक पूरी कम्युनिटी। बिल्कुल, पहली प्रॉपर कम्युनिटी। इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। लेकिन फिर सब कुछ अजीब हो गया। कॉलोनी के गवर्नर थे जॉन वाइट। हाँ, वाइट। वो इंग्लैंड वापस गए थे सप्लाईज लेने, मतलब जरूरत का सामान। पर किस्मत देखो, इंग्लैंड और स्पेन के बीच वो जंग छिड़ गई। हाँ, वो मशहूर स्पेनिश आर्माडा वाला टाइम था। इस वजह से वाइट 3 लंबे साल तक वापस ही नहीं आ पाए। 1590 तक। 3 साल। हम्म। ओह माय गॉड। सोचो उन कॉलोनिस्ट पर क्या बीत रही होगी, इतनी दूर अनजान जगह, बिना सपोर्ट के। एग्जैक्टली। और जब वाइट आखिरकार 3 साल बाद अगस्त 1590 में पहुंचे, तो क्या देखा उन्होंने? पूरी कॉलोनी खाली, एक भी इंसान नहीं। घर अपनी जगह से हटा दिए गए थे, लेकिन कोई वायलेंस का साइन नहीं, तोड़फोड़ नहीं। जैसे जैसे हवा में गायब हो गए हो। हाँ, कुछ वैसा ही। बहुत ईरी फीलिंग आती है सोचकर। घुस बम्स, सच में। और पीछे क्या छोड़ा उन्होंने? कोई निशान? सिर्फ एक अजीब सा सुराग, एक क्लू। एक बड़े से पेड़ पर एक शब्द खोदा हुआ था, क्रोआटोन। क्रोएटवन। हाँ, और पास में एक और जगह, शायद जल्दी में, बस शुरू के 3 अक्षर, CRO। बस यही? और कुछ नहीं? उन 115 लोगों का क्या हुआ? यही तो सवाल है। ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे पुरानी, सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। आखिर क्या हुआ उनके साथ? कहाँ गए वो लोग? चलो इस रहस्य की परतें खोलते हैं। वाइट की वापसी से शुरू करते हैं। वो रात जब वो पहुंचे। हाँ, जॉन वाइट ने खुद जो लिखा है अपने अकाउंट में, उससे अंदाजा लगता है कि कितना ड्रामेटिक और फ्रैंकली कितना स्केरी रहा होगा वो सब। इमेजिन करो, अगस्त 1590 की रात है, काफी अंधेरा, समंदर से इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। वो रोनाको आइलैंड के पास पहुंचते हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि वो गलती से वो आइलैंड से आगे निकल जाते हैं, ओवरशूट कर जाते हैं। ओह, फिर उन्हें दूर जंगल में एक आग जलती हुई दिखती है। एक उम्मीद की किरण जागी होगी शायद। शायद, या कुछ और? पता नहीं। वो उस आग की तरफ बढ़ते हैं, किनारे के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। शोर पर उतरने से पहले वाइट कहते हैं अपने लोगों को, ट्रम्पेट बजाओ। ट्रम्पेट? क्यों? शायद कॉलोनिस्ट को सिग्नल देने के लिए कि वो आ गए हैं। फिर वो जाने पहचाने अंग्रेजी गाने गाते हैं, आवाजें लगाते हैं। कोई है? और कोई जवाब? कोई जवाब नहीं, सिर्फ घने अंधेरे की खामोशी। कितना अनसेटलिंग माहौल होगा, सोचो जरा। बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने क्या किया? सुबह का इंतजार? हाँ, सुबह होने का इंतजार करते हैं। रोशनी होने पर जब वो उतरते हैं, तो उस आग के पास उन्हें ताज़ा पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान? किसके? वाइट के शब्दों में 2 या 3 तरह के निशान, जो उनके हिसाब से सैवेजेस यानी वहां के मूल निवासियों के थे। मूल निवासियों के? ये तो पहला अजीब साइन था। आग जल रही थी, निशान ताज़ा थे, पर लोग कहाँ थे? एग्जैक्टली। और फिर वहीं पास में रेत के किनारे एक पेड़ पर उन्हें वो 3 अक्षर मिलते हैं, CRO। वाइट के लिए ये एकदम से क्लिक किया होगा। उनके जाने से पहले कॉलोनिस्ट्स के साथ एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक कोड था कैसा कोड? कि अगर उन्हें किसी वजह से रोएनोक छोड़ना पड़े, तो वो जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम किसी प्रोमिनेंट जगह पर, जैसे पेड़ या दरवाजे पर, कुरेद कर लिख देंगे। अच्छा, तो सीआरओ शायद किसी जगह का नाम था या नाम का हिस्सा? हाँ, और उनका प्लान क्या था जाने से पहले? वाइट ने बताया था कि कॉलोनिस्ट्स ने कहा था कि अगर उन्हें हिलना पड़ा तो वो रोएनोक से लगभग 50 मील अंदर मेनलैंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ओके, 50 माइल्स इनलैंड। लेकिन इस कोड में एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा था। उन्होंने तय किया था कि अगर उन्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मतलब किसी खतरे की वजह से, हाँ। तो वो उस जगह के नाम के ऊपर एक क्रॉस प्लस का निशान बना देंगे, एक डिस्ट्रेस सिग्नल। क्रॉस का निशान? और वाइट को CRO के साथ या कहीं और कोई क्रॉस का निशान नहीं मिला। कोई क्रॉस नहीं? इसका मतलब? इससे वाइट को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद वो खतरे में नहीं है, शायद वो अपनी मर्जी से गए हैं। ओके, फिर वो लोग मेन सेटलमेंट एरिया की तरफ गए होंगे जहां कॉलोनी थी। हाँ, और वहां का नजारा और भी अजीब था। घर गायब थे। गायब मतलब? वाइट ने लिखा टेकन डाउन, यानी उन्हें केयरफुली डिसमेंटल किया गया था, हटाया गया था,
जैसे कोई घर शिफ्ट कर रहा हो, तोड़े नहीं गए थे। स्ट्रेंज, बहुत अजीब है ये। एग्जैक्टली और पूरी जगह को एक ऊंची मजबूत लकड़ी की बाउंड्री से सिक्योर किया गया था। उस जमाने में ऐसी दीवार को पैलिसाडो कहते थे। एक किले जैसा। हाँ, एसेंशियली एक प्रोटेक्टिव फेंस, एक छोटे किले जैसा लग रहा था। और इस पैलिसाडो के मेन एंट्रेंस के पास एक मोटे पोस्ट पर क्या था वहां? जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ खोदा हुआ था पूरा शब्द क्राउटवान। पूरा शब्द क्रॉटवॉन, फिर से वही नाम। हाँ, और यहां भी कोई क्रॉस का निशान नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं। तो वाइट्स के लिए ये एक बड़ा साइन था कि वो क्रॉटवॉन गए हैं। लेकिन दीवार के अंदर क्या था? सेटलमेंट के अंदर? दीवार के अंदर उन्हें कॉलोनिस्ट्स का भारी सामान मिला। लोहे की भारी छड़ें, आयरन बार्स, लीड के ब्लॉक्स जो शायद गोलियां बनाने के काम आते होंगे, कुछ भारी बंदूकें, आयरन फॉलर्स। अच्छा। ये सब इधर उधर बिखरा पड़ा था, घास और जंगली पौधों से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी में छोड़ा गया हो या शायद ले जाना मुश्किल रहा हो। लेकिन उनकी बोट्स, उनकी छोटी पिनट सी ना, एक तरह की स्मॉल बोट, और उनके छोटे हथियार, फॉल्कन वगैरह, वो सब गायब थे। ये तो इशारा करता है कि वो कहीं गए हैं और जो सामान ले जा सकते थे वो साथ ले गए हैं। एक और चीज, वाइट के लोग कुछ और ढूंढ रहे थे शायद। हाँ, वाइट के सेलर्स को वो जगह भी मिल गई जहां कॉलोनिस्ट्स ने अपने पर्सनल चेस्ट्स यानी संदूक जमीन में दबाकर छुपाए थे सिक्योरिटी के लिए। और वो संदूक मिले, लेकिन वो खोदे जा चुके थे, उन्हें तोड़ दिया गया था और अंदर का सामान बारिश और मौसम से खराब हो चुका था, बिखरा हुआ था। ओह नो। और वाइट ने क्या नोट किया इसके बारे में? उन्होंने लिखा कि जो चीजें वहां के मूल निवासियों यानी सैवेजेस के लिए कीमती हो सकती थी, वो या तो गायब थीं या सही सलामत थीं। और इंग्लिश लोगों की चीजें? जबकि इंग्लिश लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कागज, किताबें, वो खराब हो गई थीं, फट गई थीं। वाइट का अपना सामान भी था वहां। हाँ, वाइट के खुद के 3 संदूक भी वहीं मिले। उनकी किताबें फटी हुई थीं, तस्वीरों और मैप्स के फ्रेम गल चुके थे, उनका जिराह बख्तर आमर जो था उस पे जंग लग गया था। तो वाइट को क्या लगा, ये किसने किया होगा? वाइट को लगा कि ये काम उनके जाने पहचाने दुश्मन मूल निवासियों का है। एक ट्राइब थी वहां, दासामुंग पेपुक। अच्छा। शायद उन्होंने कॉलोनिस्ट्स को क्रॉटवान जाते हुए देखा और फिर सोचा कि चलो पीछे जो बचा है उसे लूट लिया जाए। उन्होंने सस्पेक्ट किया कि कॉलोनिस्ट ने सामान छुपाया होगा और जगह जगह खोद डाला। इतना सब कुछ देखने के बाद, घर गायब, सामान बिखरा हुआ, पर्सनल चीजें बर्बाद, कोई भी परेशान हो जाएगा, डरेगा। लेकिन वाइट ने अपने अकाउंट में लिखा कि वो ग्रेटली जॉयड थे, यानी बहुत खुश थे। खुश क्यों? ये तो समझ नहीं आया। कि लोग उसी नाम की जगह पर गए हैं। क्रोआटुअन, ये कौन सी जगह थी? क्रोआटुअन आइलैंड, आज का हैटोरस आइलैंड, और ये मंटियो का घर था। मंटियो, वही नेटिव अमेरिकन जो इंग्लैंड गया था? हाँ, वही। उसने वहां इंग्लिश सीखी थी और वो कॉलोनिस्ट का पक्का दोस्त और एलाई बन गया था। तो वाइट को लगा कि उनके लोग मंटियों के लोगों के पास गए हैं, दोस्तों के पास, सेफ हैं। ओके, तो ये तो हुई वाइट की वापसी की कहानी, बड़ी ड्रामेटिक है। लेकिन अब बड़ा सवाल, आखिर वो लोग रोनोक से निकले ही क्यों? वहां क्या दिक्कतें थीं? हाँ, यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सर वॉल्टर रॉली, जिन्होंने इस कॉलोनी को फंड किया था, उनका मकसद क्या था आखिर? इंग्लैंड वर्सेस स्पेन चल रहा था उस वक्त, ना? न्यू वर्ल्ड में जमीन की रेस, बिल्कुल। रॉली चाहते थे कि इंग्लैंड का झंडा नॉर्थ अमेरिका में गाड़ा जाए, स्पेन को चैलेंज करना था। दूसरा, वो एक बेस चाहते थे। बेस किस लिए? जहां से इंग्लिश शिप्स स्पेन के खजाने से लड़े जहाजों पर हमला कर सकें। प्राइवेटियरिंग कहते हैं इसको, बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड पायरेसी। अच्छा। तो रोनोक आइलैंड इसके लिए ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, आउटर बैंक्स के पीछे छिपी हुई। हाँ, छुपने के लिए अच्छी थी, पर शायद रहने के लिए उतनी अच्छी नहीं। वहां की जमीन सैंडी थी, खेती करना मुश्किल, फ्रेश वाटर भी लिमिटेड था। तो सर्वाइवल एक चैलेंज था, हमेशा। डेफिनेटली। और ये इंग्लैंड की पहली कोशिश भी नहीं थी वहां बसने की। 1585 में रैल्फ लेन के अंडर एक मिलिट्री ग्रुप गया था, फोर्ट बनाया था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उनका क्या हुआ था? उनकी मूल निवासियों से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, रिसोर्सेज की कमी थी। आखिर में सर फ्रांसिस ड्रेक ने उन्हें रेस्क्यू किया और इंग्लैंड वापस ले गए। रेस्क्यू किया? हाँ, लेकिन जब वो गए तो उनके सप्लाई शिप्स के कमांडर सर रिचर्ड ग्रेनविल ने 15 आदमी वहां छोड़ दिए थे फोर्ट होल्ड करने के लिए। 15 लोग? उनका क्या हुआ? उनका भी कुछ पता नहीं चला। वो पहले लॉस्ट कॉलोनिस्ट्स थे रोआनोक के।
वाओ। तो उस जगह की हिस्ट्री पहले से ही अजीब थी। और फिर मौसम, इसका भी रोल था शायद। बहुत बड़ा रोल। ट्री रिंग्स की स्टडी से पता चला है। पेड़ों के छल्लों से? हाँ, उनसे पता चला है कि 1587 से 1589 के बीच जब कॉलोनी वहां स्ट्रगल कर रही थी, उस पूरे रीजन में पिछले 800 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा था, ड्रॉट। 800 सालों का सबसे भयानक, मतलब एक्सट्रीम ड्रॉट। एक्सट्रीम, फसल उगाना नामुमकिन हो गया होगा। पानी की जबरदस्त कमी, इससे ना सिर्फ कॉलोनिस्ट भूखे आ रहे होंगे, बल्कि आसपास के नेटिव ट्राइब्स भी स्ट्रगल कर रही होंगी। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ गया होगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। एग्जैक्टली ये सीधा फैमिन यानी अकाल और डिजीज, बीमारी वाली थ्योरी से जुड़ता है। और पॉलिटिक्स भी थी। इंग्लैंड स्पेन की दुश्मनी, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक एंगल, प्राइवेटियरिंग। और फिर वो स्पेनिश अर्माडा का अटैक जिसने व्हाइट को 3 साल रोक लिया। कॉलोनिस्ट को हमेशा एक डर लगा रहता होगा कि कहीं स्पेनिश उन पर हमला ना कर दें। ये स्पेनिश अटैक वाली थ्योरी को भी फ्यूल देता है। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स थे। मुश्किल लोकेशन, पिछले फेलियर्स, नेटिव से टेंशन, भयंकर सूखा, स्पेन का खतरा। इन सब को मिलाकर देखें तो समझ आता है कि कॉलोनिस्ट्स के लिए रोअनोक पर रहना कितना मुश्किल हो गया होगा और उन्होंने वहां से निकलने का फैसला क्यों लिया होगा। बिल्कुल। तो अब आते हैं असली सवाल पर, वो गए कहाँ? सबसे पहली थ्योरी जो व्हाइट को भी सही लगी थी, वो लोग क्रोएक्टोआन गए, यानी आज का हैट्रस आइलैंड, मैंटियो के लोगों के पास। हाँ, जो उनके दोस्त थे। इसकी सपोर्ट में क्या एविडेंस है व्हाइट के विश्वास के अलावा? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले तो लगभग 100 साल बाद 1701 में एक इंग्लिश एक्सप्लोरर था, जॉन लॉसन। 1701? काफी बाद में? हाँ, उसने उसी एरिया के हैट्रेस इंडियंस के बारे में लिखा। उसने ऑब्जर्व किया कि उनमें से कुछ लोगों की आंखें ग्रे थी और बाल हल्के रंग के थे, जो नेटिव अमेरिकन्स में अनयूजुअल है। ग्रे आंखें? इंटरेस्टिंग। और वो लोग खुद ये दावा करते थे कि उनके कुछ पूर्वज गोरे थे, वाइट थे। वो खुद कहते थे? हाँ, और लॉसन ने ये भी लिखा कि वो लोग एक किताब में बात कर सकते थे, कुड टॉक इन अ बुक। इसका क्या मतलब? पढ़ना लिखना जानते थे? शायद, या कम से कम किताबों की वैल्यू समझते थे। वो इंग्लिश लोगों से अपने कनेक्शन पर गर्व करते थे, इंग्लिश स्टाइल के कपड़े पहनते थे, और उनके पास मुर्गियां भी थी, चिकन्स, जो अमेरिका में यूरोप से ही आई थी। वाओ, ये सब तो असिमिलेशन की तरफ इशारा करता है, घुल-मिल जाने की तरफ। बिल्कुल। और फिर जेम्सटाउन कॉलोनी से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, जो 1607 में एस्टैब्लिश हुई थी। वहां से क्या रिपोर्ट्स आई? कि रोनोक के कुछ लोग जिंदा हैं और अलग-अलग नेटिव ट्राइब्स के साथ रह रहे हैं। रूमर्स थे। और एक और क्लेम है ना, लंबी ट्राइब का। हाँ, लंबी ट्राइब जो आज भी नॉर्थ कैरोलिना में रहती है। उनकी ओरल हिस्ट्री में ये बात है कि वो रोनोक कॉलोनिस्ट्स और लोकल ट्राइब्स के मिश्रण से बने हैं। उनके पास क्या सबूत है इसका? उनके भाषा में कुछ पुराने एलिज़ाबेथन इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल, कुछ सरनेम्स जो कॉलोनिस्ट से मिलते जुलते हैं, कुछ फैमिली स्टोरीज, चेहरे की बनावट भी कहते हैं कुछ लोग। लेकिन ये लंबी कनेक्शन कंट्रोवर्शियल भी है शायद, इस पर सब अग्री नहीं करते। सही कहा, काफी डिबेट है इस पर। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे फेडरल रिकॉग्निशन पाना, तो ये सॉलिड प्रूफ नहीं माना जाता सबके द्वारा। तो ओरल हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के अलावा क्या जमीन से कुछ मिला है? आर्कियोलॉजी? बिल्कुल। यहाँ फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन, FCF और रिसर्चर स्कॉट डॉसन जैसे लोगों ने काफी काम किया है हैट्रस आइलैंड पर, जो पुराना क्रोएटोइन था। क्या मिला है वहां? उन्हें वहां ऐसी साइट्स मिली हैं जहां इंग्लिश और नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स एक साथ मिले हैं, मिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि किस तरह के आर्टिफैक्ट्स? इंग्लिश तलवार के टुकड़े, अंगूठियां, राइटिंग स्लेट्स, बंदूक के हिस्से, कांच के टुकड़े। पॉटरी? पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। हाँ। और इनके साथ साथ नेटिव अमेरिकन पॉटरी और तीर के नोक, एरोहेड्स भी मिले हैं। ये मिक्स सजेस्ट करता है कि शायद दोनों ग्रुप साथ रह रहे थे या कम से कम क्लोज कांटेक्ट में थे। और वहां स्ट्रक्चर्स के निशान, घर वगैरह के? कुछ साइट्स पर उन्हें पोस्ट होल्स मिले हैं, जमीन में गड्ढे जहां लकड़ी के पोस्ट लगाए जाते थे। अच्छा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां नेटिव अमेरिकन स्टाइल के गोल पोस्ट होल्स के पास ही इंग्लिश स्टाइल के स्क्वायर पोस्ट होल्स भी मिले हैं। गोल और स्क्वायर साथ साथ, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये इस बात का सबूत है कि दोनों तरह के घर आसपास बनाए गए थे, कोहैबिटेशन। एक कॉपर की अंगूठी भी मिली है जो शायद ट्रेड का सामान थी। और भी कुछ मिला? एक जगह है बक्सटन वुड्स साइट, उसके पास उन्हें वॉटल एंड डॉब के टुकड़े मिले हैं। ये क्या होता है? ये घर बनाने की एक इंग्लिश टेक्निक है।
लकड़ी के फ्रेम के बीच मिट्टी और घास भर दी जाती है। अच्छा, इंग्लिश कंस्ट्रक्शन स्टाइल। हाँ, वहाँ एक सिंबल भी मिला जो सिलाई में उंगली पर पहना जाता है। ये कॉलोनी में औरतों की प्रेजेंस का सबूत है। और कुछ ग्रेव्स भी मिली हैं, कब्रें कॉलोनिस्ट्स की। ये क्लियर नहीं है। यहाँ भी चैलेंजेस हैं। अभी तक कोई ऐसी पूरी बस्ती या ऐसी कब्रें नहीं मिली हैं जो 100% सिर्फ रोनोक कॉलोनिस्ट से ही लिंक की जा सकें। तो ये आर्टिफैक्ट्स ट्रेड से भी हो सकते हैं या किसी शिपरेक से? बिल्कुल। और हैट्रेस आइलैंड पर रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। क्या वो 115 नए लोगों को सपोर्ट कर सकता था? स्पेशली जब शुरू में क्रोवाटोन लोग खुद भी कॉलोनिस्ट के साथ ट्रेड करने में हेजिटेंट थे। और आखिर में हैट्रेस ट्राइब का क्या हुआ? वो भी हिस्ट्री से गायब हो गई, शायद बीमारियों या दूसरी ट्राइब से लड़ाई में। तो क्रोटोटोआन थियरी स्ट्रांग है पर कंक्लूसिव नहीं है, सबूत पक्के नहीं है। तो अगर क्रोटोटॉन, हैटरेस नहीं, तो फिर कहाँ? वो दूसरा ऑप्शन क्या था? मेनलैंड में अंदर जाना, 50 माइल्स इनलैंड वाला प्लान। हाँ, ये दूसरी बड़ी थियरी है। रिमेंबर, कॉलोनिस्ट ने वाइट को बताया था कि उनका प्लान भी रोनोक से 50 माइल्स अंदर मेनलैंड जाने का था। इसके क्या क्लूज हैं? एक तो वाइट का मैप है, वर्जीनिया और कैरोलिना कोस्ट का। उस मैप पर एक जगह है जो रोनोक से लगभग 50 माइल्स वेस्ट में पड़ती है, आज का बर्टी काउंटी। हाँ। उस जगह पर क्या है मैप में? एक कागज का पैच चिपकाया हुआ है, एक पीस ऑफ पेपर स्टक ऑन द मैप। पैच? क्यों? पता नहीं, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस पैच के नीचे देखा गया तो वहां एक फोर्ट जैसा सिंबल बना हुआ मिला। इनविजिबल इंक से या मिटाकर ऊपर पैच लगाया गया हो। प्लस जेम्सटाउन से भी तो रिपोर्ट्स आई थी ना कि ओकानावावन या पिकरेकिम जैसे इलाकों में जो उसी जनरल एरिया में हैं, इंग्लिश सर्वाइवर्स देखे गए। हाँ, ये भी सुना था। और इस थियोरी को आर्कियोलॉजी से सपोर्ट मिला है। बिल्कुल। ये सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट है रीसेंट ईयर्स में। फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन की डिग्स से बर्टी काउंटी में चौहान रिवर के पास। वहां क्या मिला? उन्हें वहां 2 साइट्स मिली हैं जिन्हें वो साइट एक्स और साइट वाई कहते हैं। वहां उन्हें 16th सेंचुरी के एंड की इंग्लिश पॉटरी के टुकड़े मिले। इंग्लिश पॉटरी? हाँ, उस इनलैंड साइट पर किस तरह की? डोमेस्टिक टाइप की, जैसे बर्तन जो रोजमर्रा के खाने पीने और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते थे। सरी हैम्पशायर बॉर्डरवेयर, नॉर्थ डेवन ग्रेवल टेम्पर्ड जार्स, ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो उस दौर के इंग्लिश सेटलमेंट से एसोसिएट किए जाते हैं। और ये कॉलोनिस्ट्स के टाइम की है, ये पक्का है? हाँ, पॉटरी का स्टाइल और टाइप कॉलोनिस्ट के टाइम पीरियड लेट 16th सेंचुरी से मैच करता है। और ये उस जगह पर बाद में बसने वाले नथेनियल बैट्स जो 1655 में आए थे से पहले की लगती है। और साइट वाई की क्या बात है? साइट वाई पर तो सिर्फ इंग्लिश चीजें मिली हैं, कोई नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स नहीं, जो सजेस्ट करता है कि शायद वहां एक छोटा सा इंग्लिश ग्रुप अलग से रह रहा था, नेटिव गांव का हिस्सा बनकर नहीं। तो क्या ये हो सकता है कि कॉलोनिस्ट्स का एक ग्रुप या शायद सभी रोनोक से निकलकर यहाँ आ गए हों और कुछ साल रहे हों? ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एफसीएफ का मानना है कि ये सबसे लाइकली सिनेरियो है कि कम से कम कुछ कॉलोनिस्ट यहां पहुंचे थे। साइट वाई उनके लिए बहुत कन्विंसिंग एविडेंस है। लेकिन यहाँ भी सवाल है, क्या वहाँ इंसानी हड्डियाँ मिली हैं या बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स? अभी तक नहीं, वहां अभी तक कोई ह्यूमन रिमेन्स या बिल्डिंग्स के पक्के स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं। उनका आखिरी अंजाम क्या हुआ, ये अभी भी नहीं पता। वो वहाँ कैसे पहुँचे? इतनी लंबी दूरी अनजान इलाके में मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। और अगर वो वहां थे तो जेम्सटाउन कॉलोनी के लोगों ने उनसे कभी सीधा कांटेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास रिपोर्ट्स थीं, एक ज़ूनिगा मैप भी था। ज़ूनिगा मैप? ये क्या है? एक स्पेनिश स्पाई मैप था जो जेम्सटाउन से मिला था। उसमें भी उस एरिया में यूरोपियन सेटलमेंट्स होने का इशारा था। फिर भी जेम्सटाउन वालों ने उन्हें एक्टिवली सर्च क्यों नहीं किया या कांटेक्ट क्यों नहीं किया, ये भी एक मिस्ट्री है। तो हर थ्योरी में इतने सारे लेकिन और परंतु हैं। अब तीसरा एंगल, स्पेन। क्या स्पेनिश लोगों का कोई हाथ हो सकता है इस कॉलोनी के गायब होने में? बिल्कुल, मोटिव तो था ही स्पेन के पास। पहला, रिलीजियस इंटॉलरेंस। वो प्रोटेस्टेंट इंग्लिश को हेरिटिक्स, धर्म भ्रष्ट मानते थे। हाँ, कैथोलिक स्पेन वर्सेस प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड। दूसरा, टेरिटोरियल क्लेम। ये पूरा इलाका उनके लिए ला फ्लोरिडा था, वो यहाँ किसी और यूरोपियन पावर को नहीं देखना चाहते थे। और तीसरा, वो प्राइवेटियरिंग बेस वाला डर।
कि इंग्लिश उनके जहाज़ों को लूटेंगे? एग्जैक्टली रोनोक एक पोटेंशियल बेस बन सकता था इसके लिए। और स्पेन ने पहले भी ऐसा किया था ना, फ्रेंच सेटलमेंट्स के साथ फ्लोरिडा में। हाँ, फोर्ट कैरोलाइन को 1565 में उन्होंने बर्बाद कर दिया था, फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया था। तो उनके पास प्रेसिडेंट था और वो जानते थे कि इंग्लिश रोनोक में है। उन्हें पता था लोकेशन। हाँ, 1588 में कैप्टन विंसेंटे गोंजालेज नाम के एक स्पेनिश ऑफिसर को वहां जांच के लिए भेजा भी गया था। तो क्या ये पॉसिबल है कि स्पेनिश ने रोनोक पर अटैक किया हो, या शायद कॉलोनिस्ट ने सरेंडर कर दिया उनके सामने? ये एक पॉसिबिलिटी है। इससे एक्सप्लेन हो सकता है कि व्हाइट्स को 1590 में डिस्ट्रक्शन के साइन क्यों नहीं मिले। अगर सरेंडर हुआ हो तो शायद सेटलमेंट को डेलिबरेटली हटाया गया हो, या कॉलोनिस्ट को कहीं और ले जाया गया हो एज प्रिजनर्स। और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं स्पेनिश शिप्स की एक्टिविटी की उस टाइम। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं उस दौरान स्पेनिश शिप्स की एक्टिविटी की उस कोस्ट पर। लेकिन इस थियोरी के अगेंस्ट क्या पॉइंट्स हैं? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि व्हाइट को 1590 में अटैक का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, और कैप्टन गोंजालेज जब 1588 में वहां गया था, हाँ, 1588 में। में इसका कोई जिक्र होता, या व्हाइट को 1590 में कुछ अलग सुराग मिलते। हाँ, ये बात भी है। तो स्पेनिश थ्योरी एक पॉसिबिलिटी है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसके हक में भी नहीं है। सही कहा। तो इन तीन मेन थ्योरीज, असिमिलेशन विद क्रोटॉन, माइग्रेशन इनलैंड या स्पेनिश इंटरवेंशन के अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है छोटी मोटी? कुछ और आइडियाज भी हैं, पर वो कम लाइकली माने जाते हैं। एक है कि वो लोग सीधे चेसापीक बे चले गए होंगे, जो रॉले का ओरिजिनल प्लान था ही। अच्छा, इसका कोई प्रूफ? जेम्सटाउन से कुछ रूमर्स आए थे इस बारे में, लेकिन वहां कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला है। और रोनोक से चेसपीक तक समुंदर के रास्ते जाना उन कॉलोनिस्ट के लिए, जो मोस्टली नॉन सेलर्स थे, अपनी छोटी बोट्स में बहुत खतरनाक और मुश्किल होता। अनलाइकली लगता है। और तूफान का क्या? हरिकेन। आउटर बैंक्स तो हरिकेन्स के लिए बदनाम है। हाँ, पॉसिबल है कि कोई बड़ा तूफान आया हो, लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, व्हाइट ने सेटलमेंट को डिसमेंटल्ड पाया, डिस्ट्रॉयड नहीं। एक हरिकेन सब कुछ तबाह कर देता, ना कि नीटली हटा देता। शायद तूफान ने उनके जाने के डिसीजन में कंट्रीब्यूट किया हो। हाँ, ये हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, पर अकेले एक्सप्लेनेशन नहीं लगता। और आखिरी, फैमीन या डिजीज, सूखे की वजह से। ये डेफिनेटली एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा होगा, नो डाउट। भूख और बीमारी ने उन्हें कमजोर किया होगा, उनके नंबर्स कम किए होंगे और उन्हें वहां से निकलने पर मजबूर किया होगा। लेकिन ये पूरी कॉलोनी के गायब होने को एक्सप्लेन नहीं करता, स्पेशली जब व्हाइट को वहां कोई बड़ी संख्या में कब्रें नहीं मिली। तो ये एक हिस्सा था पजल का, पर पूरा जवाब नहीं। तो इतने सालों की रिसर्च, इतनी थियोरीज, इतने क्लूज, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है और लोग आज भी इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, राइट? डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोशिश हो रही है। हाँ, कोशिश जारी है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लॉस्ट कॉलोनी रिसर्च ग्रुप या LCRG जैसे ग्रुप्स ने डीएनए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री उन्हें रोनोक कॉलोनिस्ट्स या उनसे जुड़ी नेटिव ट्राइब्स जैसे हैटरास या लंबी से जोड़ती है। वो वाई डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ऑटोसोमल डीएनए को एनालाइज कर रहे हैं, कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतने सालों में सरनेम्स बदल गए होंगे, रिकॉर्ड्स में बहुत गैप्स हैं, और बाद में उसी एरिया में और भी बहुत से यूरोपियन सेटलर्स आए, जिससे एंसेस्ट्री मिक्स हो गई है। तो एक स्पेसिफिक रोनोक कॉलोनिस्ट के डिसेंडेंट को डिफिनिटिवली आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और फिर लीगल इश्यूज भी हैं, जैसे बक्सटन वुड्स में जो कब्रें मिली थीं। हाँ, उन कब्रों का क्या? उनसे डीएनए निकालने की परमिशन नहीं मिल पाई। एक यूएस लॉ है NAGPRA, नेटिव अमेरिकन ग्रेव्स प्रोटेक्शन एंड रिपैट्रिएशन एक्ट। ये नेटिव अमेरिकन रिमेन्स को प्रोटेक्ट करता है, और लंबी ट्राइब ने उस डीएनए टेस्टिंग पर कंसर्न्स रेज किए थे। समझ गई। तो डीएनए एक पोटेंशियल की हो सकता है, पर अभी तक उससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। और आर्कियोलॉजी, फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन अभी भी काम कर रही है साइट वाई पर। हाँ, FCF का काम साइट यहाँ पर जारी है। वो वहाँ और एक्सकवेशन कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कितने लोग थे, कब तक रहे। वो वहाँ एलिजाबेथन एरा के गार्डन के निशान भी ढूंढ रहे हैं। गार्डन मतलब वो खेती करने की कोशिश कर रहे थे शायद। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। क्या कॉलोनिस्ट्स एक ही ग्रुप में रहे या अलग अलग हिस्सों में बट गए? कुछ क्रोआटोआन गए, कुछ मेनलैंड।
जेम्स टाउन वालों को जो 1609 में कुछ क्रॉस के निशान मिले थे, उनका क्या मतलब था? वो डिस्ट्रेस सिग्नल थे? ये भी नहीं पता। और वो पहले वाले लॉस्ट लोग, लैंड के 30 आदमी, ग्रेनविल के 15, उनका क्या हुआ? उनकी कहानी भी तो इसी मिस्ट्री का हिस्सा है। तो इतना सब जानने के बाद भी रोएनोक एक पहेली बनी हुई है। हर क्लू एक नया सवाल खड़ा कर देता है। असिमिलेशन, इनलैंड माइग्रेशन, स्पेनिश इन्वॉल्वमेंट, या शायद इन सब का कोई कॉम्प्लिकेटेड मिक्स? मुझे लगता है हम शायद एक सिंपल सिंगल आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जवाब ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है अलग अलग लोगों का अंजाम अलग अलग हुआ हो। मतलब? कुछ लोग क्रोएटन के साथ मिल गए होंगे और उनकी आइडेंटिटी वहीं इंटीग्रेट हो गई। कुछ मेनलैंड चले गए होंगे और वहां कुछ साल सरवाइव किया होगा, फिर शायद नेटिव्स में ही मिल गए या ख़त्म हो गए। कुछ बीमारी या भूख से मर गए होंगे रोनोक पर ही, कुछ शायद स्पेनिश के हाथ लग गए हों। तो सर्वाइवल का मतलब भी शायद हर किसी के लिए अलग था। एग्जैक्टली शायद वो एक अलग इंग्लिश कॉलोनी के रूप में सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मर गए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हो सकता है वो आसपास के माहौल में, वहां के लोगों में इतने घुल मिल गए कि उनकी अलग पहचान ही मिट गई। उनकी कहानी शायद लॉस्ट होने की नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म होने की हो, अडैप्ट करने की। बिल्कुल। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि उनका क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्या हम कभी जान पाएंगे इतने सालों बाद? क्या कोई ऐसा एक डिसाइसिव पीस ऑफ एविडेंस मिलना बाकी है जो इस 400 साल पुरानी गुत्थी को सुलझा सके? या ये हमेशा इतिहास के उन इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में से एक रहेगा, जिसके बारे में हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, थियोराइज कर सकते हैं। हो सकता है। मे बी सम मिस्ट्रीज आर मेंट टू रिमेन अनसॉल्व्ड, टू कीप अस वंडरिंग। वाह, ये मिस्ट्री वाकई दिमाग को घुमा देता है। एक ऐसी कहानी जो आज भी रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस और हम जैसे मिस्ट्री लवर्स को फैसिनेट करती है। कितना कुछ है इसमें। हाँ, इसकी लेयर्स खत्म ही नहीं होती। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.